नमस्कार दोस्तों, एम के सर मैथ ग्रुप चैनल में आपका हार्दिक आभार और अभिनंदन। देखिए, जो टॉपिक था आपका बहुपद, यहाँ पर जो शेष टॉपिक हैं इस बहुपद में से शेषफल प्रमेय है, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है, बहुपदों के गुणनखंड है, ये यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, नए जोश और उत्साह के साथ आज शुरुआत करते हैं हम शेषफल प्रमेय की। तो शेषफल प्रमेय क्या है? देखिए, जब किसी संख्या में अपन भाग देते हैं, जैसे मैंने 5 में और 2 का जब भाग दिया तो 2 से ये 2 बार और ये यहां पर 2 दूना 4, कितना शेषफल बचा? 1। तो ये शेषफल, अब ये जो इसको जो बोलते हैं अंदर वाली संख्या को, इसको भाज्य बोलते हैं। जिसमें भाग दिया जाता है वो एक भाज्य संख्या है, जिसका भाग दिया जाता है उसको भाजक बोलते हैं। और ये आपका भागफल है और ये है आपका शेषफल। तो दोस्तों, यहां पर जो भाज्य संख्या है, ये जो भाज्य संख्या है बराबर होती है भाजक इंटू भागफल, यानी भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। इसको हम शेषफल प्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शेषफल प्रमेय बोलते हैं। यह है आपकी शेषफल प्रमेय, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहां पर इस शेषफल प्रमेय से जो क्वेश्चन आपका बनता है, जैसे कोई भी यहां पर बहुपदों में से आपके सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, जैसे एक सवाल लेते हैं यहां पर, एक्स क्यू प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से भाग देते हैं। एक्स प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या आता है? तो यहां पर देखना आप, शेषफल निकालने का जो बेस्ट तरीका है आपके लिए, एक तो हम भाग विधि से भी इसको निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास है, देखिए पहले मैं इसको भाग विधि से निकाल देता हूं। जैसे एक्स क्यू प्लस 1 में मुझे भाग देना है एक्स प्लस 1 का। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाली जो संख्या है एक्स क्यूब, यानी एक्स क्यूब में पहली संख्या और इसका भाग देना है यहां पर एक्स का। तो दोस्तों, यहां से भाग देंगे तो देखिए, ऊपर एक्स क्यूब है, नीचे एक्स 1 है, तो भाग देने पर ये आपका एक्स स्क्वायर बचेगा। तो आपको इस वाले भाजक, जो भाजक संख्या है, उसमें एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देना है। यानी जिस कहने का मतलब यह है कि यहां पर इसको और इसको समान बनाना होता है। समान बनाना होता है तो किसका गुणा किया जाए ताकि ये समान हो जाए। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का यदि हम एक्स से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा। तो यहां पर एक्स क्यूब ये हो गया, एक्स स्क्वायर का प्लस 1 के साथ गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों, यहां पर इसका जिसका आपने मल्टीप्लाई किया वो आपको भागफल में लिखना है। अब देखिए, यहां पर आपको इसके घटाने पर लिखना है और घटाने पर इसके चिन्ह बदल देने हैं। ये माइनस का, ये भी माइनस का, यानी ये प्लस का है तो माइनस का और माइनस का है तो प्लस का कर देना है। अब दोस्तों, यहां पर ये वाला पहला जो टर्म है वो आपको खत्म कर देना है, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का, ये खत्म हो गया। अब आपके पास दोस्तों देखिए, पहले माइनस का एक्स स्क्वायर बचा और ऊपर प्लस 1 है तो ये प्लस 1 इधर आ जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, फिर से इसको देखना है कि यानी इसको माइनस का एक्स स्क्वायर बनाना है, इस वाले एक्स को। तो यहां पर मैं माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर में क्या पता करने के लिए इसका भाग देंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा। डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं कि इसको मुझे माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर बनाने के लिए किसका गुणा करेंगे? माइनस एक्स का। तो माइनस एक्स का जब इसमें गुणा करेंगे, जिसका गुणा कर रहे हैं उसको आप भागफल में लिखेंगे। तो यहां पर माइनस एक्स का इससे गुणा किया, माइनस के एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स का प्लस 1 के साथ गुणा करेंगे तो दोस्तों माइनस का एक्स। अब दोस्तों, यहां पर फिर से आपको घटाने पर लिखना है और घटाने पर ये आपका चिन्ह बदल जाएगा। माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। दोस्तों, ये प्लस और माइनस खत्म हो गया। अब ये बचा आपका एक्स बचा और आगे आपका प्लस 1 है। अब दोस्तों, इसका इसमें भाग देते हैं हम क्या, फिर अब
ये आप देखिए, ये जो x प्लस 1 है, इस x प्लस 1 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये आपका x प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, घटाने पर ये दोनों खत्म हो गए, यानी शेषफल आपका 0 बच गया। तो ये है आपकी भाग की क्रिया। इस तरीके से आपको भाग देना है। इस मेथड से, भाग विधि से ही आपको भागफल ज्ञात हो सकता है। शेषफल का एक दूसरा तरीका भी यहां पर है, देखिए। अब मुझे केवल यदि शेषफल निकालना हो तो इस वाले तरीके से मुझे क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास जो बहुपद है वो है आपका x क्यूब प्लस 1, और मुझे भाग किसका देना है? भाग देना है मुझे x प्लस 1 से। देखिए, x प्लस 1 से भाग देना है तो इसको सबसे पहले आप 0 के बराबर कर लीजिए, और 0 के बराबर करके इसका पक्षांतरण कर लीजिए, यानी x का मान निकाल लीजिए। और यहां इस 1 को उधर भेजेंगे, माइनस का 1 हो गया दोस्तों, तो x बराबर -1 इसमें रख लीजिए, आपको शेषफल मिल जाएगा। तो यहां पर x के स्थान पर मैंने -1 रखा, तो -1 प्लस 1। देखो, -1 से +1 खत्म हो गया दोस्तों, क्या आ गया? 0 आ गया। कहने का मतलब शेषफल, ये जो आंसर आपका आया है, ये आपका शेषफल है। क्या है ये? शेषफल है। यही आपकी शेषफल प्रमेय है। इस मेथड से जो करते हैं वो आपकी शेषफल प्रमेय कहलाती है। शेषफल जो प्रमेय है वो भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल, ये है दोस्तों आपकी शेषफल प्रमेय। तो यहां पर बस आपको शेषफल निकालना है, तो सिंपल सी बात है, जिसका भाग दे रहे हैं उसको 0 के बराबर करो, वहां से x की वैल्यू निकालो, और x की वैल्यू निकाल के उस बहुपद में पुट करना है, यानी रख देना है। तो यहां पर रखने के पश्चात उसकी वैल्यू क्या आती है? 0 आती है, -1 आती है, +1 जो भी आती है, तो वो आपका शेषफल हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको भागफल निकालना, तो भागफल निकालने के लिए आपको भाग देना ही पड़ेगा। हो सकता है आप कॉमन लेके भी उसको कर सकते हैं। तो यहां पर आपको भाग देने से ये भागफल मिलेगा। शेषफल तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं। तो यहां पर ये आपकी शेषफल। एक सवाल और देख लेते हैं। अब दोस्तों एक सवाल है, 3x4 -4x³ -3x -1। इसमें आपको x -1 से भाग देना है। तो देखिए, भागफल की क्रिया से भी हम इसको कर सकते हैं, जैसे 3x4 -4x³ -3x और -1। भाग यदि देना है तो देखिए, ये हो गया आपका x -1। सबसे पहले मुझे करना क्या है कि इसको और इसको सेम करना है। सेम करने के लिए दोस्तों करना क्या है कि इसमें किसका गुणा करेंगे? देखिए, यहां पर x 4 है और यहां पर x 1 है, तो इसलिए यहां पर मुझे 3x यानी x की घात 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी गुणा करना पड़ेगा। और 3 लाने के लिए मुझे 3 से भी गुणा करना। जिसका गुणा करते हैं उसको आपको भागफल में लिखना है। तो ये अब भागफल में हो गया। अब इसका गुणा कर दीजिए, तो 3x4। अब 3x³ का -1 से करेंगे तो माइनस का 3x³ हो गया, ये x -1। हाँ भाई, अब दोस्तों यहां पर फिर से वही घटाने पर, और घटाने पर लिखने के बाद ये आपको चिन्ह बदल देना है, ये माइनस का हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। अब देखो यहां पर ये तो है आपका -4 है, और ये है दोस्तों +3। अब इसको माइनस का नहीं लेना है, ये +3 है, ये -4 है, तो -4 और +3 में से दोस्तों कितना बचेगा? -1 बचेगा। तो यहां पर -1 लिखना नहीं है, क्योंकि 1 को हम लिखते नहीं है, यहां पर x³ लिख देना है। फिर माइनस के अगला जो टर्म है -3x और -1। अब दोस्तों करना क्या है, आपको फिर से इसको ये बनाना है, यानी यहां पर आपको इसको x³ माइनस का x³ बनाना है। तो माइनस का x³ बनाने के लिए पहले आप यहां देखिए कितने हैं, 3 घात है, यहां कितनी है, 1 घात है, कितनी कम पड़ रही है, 2 घात कम पड़ रही है। तो यहां पर दोस्तों आपको x² से गुणा करना पड़ेगा, साथ में माइनस लाने के लिए माइनस से भी गुणा करना पड़ेगा। तो -x² का इसके साथ गुणा कर दीजिए, तो -x² का इसके साथ गुणा करेंगे माइनस के x³ और -x² का -1 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस प्लस के x³²।
ठीक। अब फिर से दोस्तों इसको घटाने पर आपको हर बार आपको घटाने पर लिखना है, ये माइनस का ये प्लस का, ये दोनों खत्म। अब दोस्तों यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये तो जो पद है वो स्क्वायर में है और ये है आपका एक घात में। तो दोस्तों आप सीधे ऐसे मत करना कि दोनों को जोड़ दें, समान घातों के पद जुड़ सकते हैं या घट सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों आपको ये गड़बड़ नहीं करनी है, ये माइनस के 3 है, एक माइनस का ये हो गया तो माइनस के 4 लिख दे, ये बिल्कुल तरीका गलत है। ये है आपका माइनस का एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर वाला पद है, ये है आपका माइनस का एक्स वाला पद है और फिर है आपका माइनस का 1। अब दोस्तों यहां पर आपको देखना है, फिर से आपको ये देखना है माइनस का एक्स स्क्वायर, तो किससे गुणा करना पड़ेगा, इसमें माइनस एक्स से गुणा करना पड़ेगा। जिसका गुणा करना है उसको भागफल में लिखना है। तो माइनस एक्स का जब गुणा करेंगे एक्स से तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स का -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का एक्स। अब घटाने पर लिखेंगे दोस्तों, यहां पर इसका चिन्ह बदल देना है, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक। अब देखो यहां पर माइनस के 3 और 1 माइनस का, ये है दोनों, यहां घात दोनों की समान है, ये भी 1 घात का है, ये भी 1 घात का, इसलिए जुड़ जाएगा। तो माइनस के 4x हो गए, तो माइनस के 4x हो गए, इधर कितना है माइनस का 1 है। अब दोस्तों फिर से आपको गुणा करना है, यानी इधर -4x है और माइनस के 1 है। अब दोस्तों यहां पर इसको -4 लाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, इसमें -4 लाने के लिए तो -4 से गुणा कर दीजिए। तो -4 से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 4x, और दोस्तों -4 का इस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 4। अब फिर से दोस्तों यहां पर घटाने पर लिखेंगे और इसका चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस का हो गया, ये दोनों कट गए, ये माइनस का 1 और माइनस के 4 माइनस के 5, ये दोस्तों आपका शेषफल हो गया। तो दोस्तों यहां पर शेषफल निकालने के लिए, भागफल निकालने के लिए तो आपको भाग देना पड़ेगा, और शेषफल निकालने के लिए आप डायरेक्ट मेथड का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट मेथड का उपयोग करने के लिए यहां पर उस विधि से हम शेषफल निकालेंगे। अब देखो इसका हम शेषफल निकालते हैं, जो बहुपद है वो है आपका 3x4, 3x4 माइनस के 4x क्यूब माइनस के 3x माइनस के 1, ये आपका बहुपद है। अब आपको दोस्तों भाग किसका देना है, x माइनस 1 का भाग देना है। तो यहां पर x माइनस 1 का भाग देना है, तो दोस्तों इसको 0 के बराबर करके x की वैल्यू क्रिएट कर लीजिए। तो यहां पर x का मान आ गया 1, x का मान 1 यहां पर रख देना, x बराबर प्लस के 1, तो 3x के स्थान पर 1 रखा, 4x के स्थान पर 1 माइनस के ये 1 और 1। देखिए 1 का घात कितनी हो, 1 ही रहता है, तो ये दोस्तों यहाँ पे 3 1 हो गया, ये भी आपका 1 हो गया, और ये आपका 3 × 1 - 1। दोस्तों देखिए 3 का 1 से गुणा किया, ये माइनस के 4 हो गया, ये माइनस के 3 हो गया, ये माइनस का 1। अब दोस्तों ये प्लस के 3 है, ये माइनस के 3 है, दोनों कट जाएंगे, और माइनस के 4 और माइनस के 5। दोस्तों यहां पर इसका जो शेषफल है वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये है आपकी शेषफल प्रमेय है। क्या है दोस्तों, ये शेषफल प्रमेय है। दोस्तों आपको यही बात रखनी है, शेषफल प्रमेय जब निकालता, जब शेषफल पूछता है आपसे, तो शेषफल के लिए सीधा जिसका भाग देना है उसको 0 के बराबर कर लीजिएगा, वहां से आपको शेषफल मिल जाएगा। अब दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं, सबसे पहले विभाजन एल्गोरिथम जो प्रमेय है वो क्या है। तो विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय भी यही कहती है, शेषफल प्रमेय का मतलब है कि आपको जिसका भाग देना है उसको 0 के बराबर रखो और उसका उस बहुपद में मान रखो, और एक शेषफल प्रमेय हो गई। अब आपकी जो विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का मतलब है दोस्तों उसका उसमें भाग क्रिया, जो भाग क्रिया हमने बताई थी वही आपकी विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय थी। ठीक। और शेषफल प्रमेय भाज्य बराबर भाजक इनटू भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल
प्लस शेषफल, ये आपकी शेषफल प्रमेय थी। अब बात करते हैं हम बहुपदों के गुणनखंडों की। तो बहुपदों के गुणनखंड कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं द्विघात की। द्विघात समीकरण। अब दोस्तों द्विघात जो समीकरण है इसका हम गुणनखंड निकालना है। तो जो जैसे आपने शून्यक निकाले थे वैसे ही दोस्तों इसके गुणनखंड निकालने हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स मैं यहां आपके सामने गुणनखंड के ले लेता हूं ताकि समस्या ना रहे। चलो दोस्तों देखिए द्विघात समीकरण जैसे 12x² माइनस के 7x और प्लस के 1, ये आपका द्विघात समीकरण है। दोस्तों यहां पर गुणनखंड और शून्यक थोड़ा सा ही डिफरेंट है। इसमें शून्यक में उस बहुपद को 0 के बराबर करके चलते हैं और गुणनखंड में हम 0 के बराबर करके नहीं चलते हैं। इतना सा ही इन दोनों में अंतर है। ठीक, अब इसके फैक्टर कैसे करने होते हैं? सबसे पहले एक तो यहां पर इसको निकालने के कई तरीके हैं। देखिए दोस्तों द्विघात समीकरण को हल करने की जो विधि है वो पहली विधि है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। दूसरी जो विधि है वो है आपकी पूर्ण वर्ग द्वारा पूर्ण वर्ग विधि, यानी पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की जो विधि है वो आपकी पूर्ण वर्ग विधि है। और तीसरी विधि है आपकी द्विघाती सूत्र। कौन सी? द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। तो यहां पर आपको जो बेटर लगता है उस तरीके से यहां पर हम कर सकते हैं। ये जो सवाल है वो 3 विधियों से किसी भी विधि से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर यदि हम जैसे गुणनखंड नहीं होते हैं, कभी किसी से बड़ी संख्या आती है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो बेस्ट रहता है। द्विघाती जो सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये दोस्तों द्विघाती सूत्र है। गुणनखंड जो विधि है वो देख लेते हैं यहां पर, यानी 12x² माइनस के 7x प्लस 1, इसके गुणनखंड करने। तो गुणनखंड में सबसे सिंपल तरीका है कि जो अचर पद है उस अचर पद का इसके गुणांक से x² के गुणांक से गुणा कर लेना है, यानी 1 का 12 से गुणा किया तो 12 हो गया। अब दोस्तों क्या करना है, इस 12 के ऐसे खंड करने हैं कि जोड़ने पर माइनस के 7 आ जाए। जोड़ने पर कितने आ जाए? माइनस के 7। यहां प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर, यहां माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर। यह बात आपको याद रखनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, अचर पद का x² के गुणांक से गुणा कर लेंगे। जो संख्या आएगी उतना गुणा करने पर हमें मिलना चाहिए। ऐसी संख्याएं छांटिए जिनका गुणा करने पर कितना हो? 12 हो, और यहां यदि प्लस है तो जोड़ने पर कितना हो? माइनस के 7 हो, और यदि यहां माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर माइनस के 7 हो। अब देखिए 12 के खंड कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं 12 के सारे खंड आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। ये 12 गुणा 1, 6 गुणा 2, 4 गुणा 3, ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स हो गए। यानी गुणा करने पर जिनका 12 होता है वो सारे मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब दोस्तों यहां पर जोड़ने पर 7 किसका होगा? माइनस के, तो दोनों को यहां पर हम माइनस का ले लेंगे, इसलिए जोड़ने पर तो दोस्तों माइनस के 7 हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर ये जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, इसलिए ये गलत है। ये इनको जोड़ेंगे तो ये आपका माइनस के ये 13 हो जाएगा, इसलिए ये आपका कैंसिल। तो माइनस के 7 होगा आपका, माइनस के 4 और माइनस के 3 दोनों को लेंगे तो दोस्तों अब इसको लिख दीजिए यहां पर, यानी इसके स्थान पे आपको लिखना है माइनस के 4x और माइनस के 3x, बाकी कहीं कुछ नहीं करना है। ये जो माइनस 7x है इसके ही खंड करने हैं यहाँ पे, एक तो -4, एक हो गया -3, ये 12x² यही रहेगा, ये प्लस का 1 भी सेम रहेगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है, कॉमन लेना है, सिंपल सी बात है। दोनों में 4 का भाग जा रहा है, 4 कॉमन आ जाएगा, एक
x का भी भाग जा रहा है तो x भी कॉमन आ जाएगा, 4 का इसमें भाग दिया, 3 बार जा रहा है, 4 तिया 12, एक x बाहर आ गया, एक x बचा, 4x का इसमें भाग देंगे एक बार दोस्तों। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है तो वहां हम क्या मान लेंगे दोस्तों, ये जो चिन्ह है यहां पर वही चिन्ह आपको यहां लगाना है। कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही तो 1 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अब दोस्तों यहां जब माइनस हमने कॉमन ले लिया तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये संख्या आपकी प्लस की हो जाएगी, ये प्लस का है तो दोस्तों ये आपका माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस जब कॉमन लेंगे अब इनका गुणा करने पर वापस यही आएगा, क्योंकि -1 का 3x से गुणा कराएंगे तो माइनस के 3x और -1 का -1 से गुणा कराएंगे प्लस का 1। अब दोस्तों देखिए यहां पर ये जो 3x - 1 है ये वाला दोनों का यदि सेम है तो आपका आंसर यहां तक बिल्कुल करेक्ट है, यानी 3x - 1 को कॉमन ले लीजिए, ये आपका 4x - 1 है। दोस्तों ये तो हो गए इसके गुणनखंड। अब हम बात करते हैं साथ ही साथ इसके शून्यंकों की। अब शून्यंक का मतलब है इसको 0 के बराबर करके उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। इसको वैल्यू निकाल देते हैं, यहां पर देखिए इसका पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा, एक उधर चला गया, 1/3 ये आ गया और इसको निकालते हैं 4x - 1 बराबर 0 तो x बराबर 1/4। तो ये तो दोस्तों इसके शून्यंक है और ये है दोस्तों इसके गुणनखंड। ये अंतर है शून्यंक और गुणनखंडों में, ठीक। हाँ, इसको हम इस सूत्र से भी कर सकते हैं। अब यहां पर a और b किसको मानना है दोस्तों, ध्यान रखना, ax² + bx + c ये आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। कौन सा रूप है, व्यापक रूप, ax² + bx + c। ये यहां पर द्विघात समीकरण का कौन सा रूप हो गया, व्यापक रूप हो गया। यानी x² के गुणांक को a मान लेंगे, x के गुणांक को b मान लेंगे और अचर पद को यहां पर c मान लेंगे और यहां पर a b c की वैल्यू रख के इसको निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये द्विघाती सूत्र से इसको निकाल सकते हैं और पूर्ण वर्ग विधि थोड़ी बड़ी पड़ती है, बाकी पूर्ण वर्ग विधि से जो फॉर्मूला निकलता है वो यही निकलता है, ठीक। तो यहां पर फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, गुणनखंड से भी कर सकते हैं। चलो फॉर्मूले से भी इस सवाल को करके देख लेते हैं। देखिए x बराबर -b, b का जो मान है वो दोस्तों माइनस के साथ है, तो यहां पर माइनस तो सूत्र का और b की वैल्यू माइनस के साथ, प्लस माइनस √b²। दोस्तों b² निकालना है तो b की जो वैल्यू है वो आपकी -7 है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, माइनस का 4, a की वैल्यू आपकी दोस्तों ये a है, ये b है और ये c है, तो a की जो वैल्यू है वो 12 है, -4ac, c की वैल्यू 1/2a, 2a का मान 12 है a का मान। देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस -7 का वर्ग हो गया 49 माइनस, इसका गुणा करो 12 चौका 48 बट्टे 12 दूना 24, कितना आया दोस्तों, देखो 7 + -49 में से 48 घटाया 1 और बट्टे 24, यानी 7 ± 1 का वर्गमूल 1 होता है और ये हो गया 24। अब दोस्तों एक आंसर जो निकालेंगे वो हम प्लस चिन्ह से निकालेंगे और एक निकालेंगे हम माइनस चिन्ह से। तो एक माइनस चिन्ह से निकाल लीजिए, एक प्लस चिन्ह से, तो x बराबर ये प्लस चिन्ह से निकाल देते हैं हम पहले, तो 7 + 1/24। देखिए यहां प्लस लेंगे तो 8/24, 8 एकम 8 और 8 तिया 24, तो एक शून्य यहां पर आ गया और दूसरा है आपका माइनस चिन्ह से, तो एक हो गया 7 - 1 बट्टे यानी 6/24, 6 एकम 6 और 6 चौका 24, तो 1/4 आंसर इसका हो गया। तो ये यहां पर द्विघाती सूत्र से इस द्विघात समीकरण के हल निकाल सकते हैं। ये रही आपके गुणनखंडों वाली बात, ठीक। पेपर में क्वेश्चन आता है कि निम्न में कौन सी गुणनखंड है, उसमें हम मल्टीप्लाई करके भी उसको चेक कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करके कैसे चेक करेंगे दोस्तों, अब जैसे ये सवाल है, अब जैसे ये सवाल है तो यहां पर इसका मल्टीप्लाई करके कैसे चेक करेंगे कि
क्वेश्चन आएगा कि निम्न बहुपद के गुणनखंड हैं, तो दोनों बहुपदों के जो गुणनखंड हैं वो कैसे चेक करने, आपको यहां से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 चौका 12x और x का हो जाएगा x स्क्वायर, इन दोनों का हो गया। अब दोस्तों इसका जब -1 से करेंगे तो माइनस के 3x हो गया, और -1 का -4 से, यानी इन दोनों को आपको माइनस के 4x हो जाएगा। -1 का -1 से गुणा करेंगे प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के 7x और प्लस के 1। तो ये यहां पर हम इसके गुणा करके भी हम निकाल सकते हैं कि कौन सा बहुपद का गुणनखंड है और कौन सा बहुपद का गुणनखंड नहीं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, जैसे कोई भी 3 घात का जो बहुपद है वो दिया हुआ है, तो वहां पर उसके गुणनखंड कैसे निकालेंगे। देखिए हाँ भाई, तो 3 घात वालों में देखिए कोई भी जो बहुपद है उसके जो गुणनखंड हैं बहुत ही आसान, जैसे 8x क्यूब प्लस के 27y क्यूब प्लस के 36x स्क्वायर बाई प्लस 54xy स्क्वायर। अब देखो यहां पर इसकी जो घात है वो 3 है, तो यहां पर इसको कैसे देखेंगे। इसको देखने के लिए आपको देखिए सबसे पहले इनकी जो सर्व समीकरण हैं उनको पढ़ना होगा। आपके टॉपिक में जो सर्व समीकरण दी हुई हैं एक बार उनकी शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले देखिए जो पहली जो सर्व समीकरण है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर। ये आपकी पहली सर्व समीकरण है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी सर्व समीकरण की, तो ये है माइनस वाले में, यहां आपका माइनस हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं तीसरी जो सर्व समीकरण है a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहां पर ये जो सर्व समीकरण है यानी एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दोस्तों जो चौथी सर्व समीकरण है एक ये होता है, देखिए ये तो हो गई सारी स्क्वायर वाले। अब हम ले लेते हैं 3 पदों वाले स्क्वायर की, ये है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca या ac। ठीक, तो ये हो गई आपकी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट सर्व समीकरण अब देख लेते हैं, यहां पे क्यूब वाले ले लेते हैं, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये होल क्यूब वाले में क्या करना है आपको दोस्तों, एक ट्रिक है, वो ट्रिक थोड़ा ध्यान में रखना, फॉर्मूला याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं। तो देख यहां पर ये जो a है पहला वाला जो है उसकी घात 3 लगाएंगे। कितनी लगाएंगे, 3 लगाएंगे। इस पहले वाले की घात 3 लगाएंगे, फिर इसकी घात 2 लगाएंगे, फिर दोस्तों इसकी घात 1 लगाएंगे, यानी घटते हुए क्रम में इसकी घात लिख देंगे। अब b वाले की अगर बात करें तो इधर से एक स्टेप छोड़ के यहां पर 3 घात लेनी है, फिर दोस्तों इसके साथ इसकी 2 घात लेनी है और इसके साथ इसकी 1 घात लेनी है। तो ये यहां पर 1 घात हो गई b वाले की, इधर वाला स्टेप खाली रहेगी। अब दोस्तों बीच में यहां 3 है तो 3 बीच में लगा देना, दोनों के 3 बीच में लगा देना है। प्लस है ये p प्लस ये प्लस और ये प्लस हो गया। तो दोस्तों ये यहां पर सर्व समीकरण बन गई a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। हो सकता है ये आपकी सर्व समीकरण इस रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से 3ab कॉमन लेते हैं, दोनों से 3ab जब कॉमन आता है तो यहां पर a प्लस बी आ सकता है। तो ऐसे भी आपको सर्व समीकरण लिख सकते हैं। ये तो रही आपकी a प्लस बी वाले की बात। अब हम बात करते हैं a माइनस बी। अब दोस्तों आपकी जो छठवीं सर्व समीकरण है वो देखिए, ये प्लस वाली वो माइनस वाली, यानी a माइनस बी का होल क्यूब। a क्यूब वही दोस्तों ध्यान रखना आपको, इसकी घटती हुई घातों में लेना है, a क्यूब फिर a स्क्वायर फिर a। ठीक, अब b वाले की उधर से लिखेंगे हम एक स्टेप छोड़ के, यानी b क्यूब b स्क्वायर और b।
ठीक, बीच में आपको 3 3 लगाना है। अब दोस्तों माइनस वाले में चिन्ह क्या लगाने, प्लस वाले में तो सब प्लस रखने हैं, माइनस वाले में पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, यानी प्लस माइनस, ये आपको चिन्हों का ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहां पर हो सकता है ये वाली जो सर्व संख्या है वो 3ab कॉमन आके यहां से a माइनस यहां से आपको b मिल जाए, ये वाली सर्व संख्या ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं अगली जो सर्व संख्या है, यानी a क्यू माइनस b क्यू। थोड़ा सा यहां प्लस ले लेते हैं। तो देखिए यहां पर इसको बोलते हैं होल क्यूब। क्या बोलते हैं इसको? दोनों का होल क्यूब है। यहां पर दोनों पर जो क्यूब है वो अलग अलग है। तो यहां पर दोस्तों इसका होता है a प्लस बी। क्या होता है? a प्लस बी, और a स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। दोस्तों ध्यान रखना है आपको, इस प्लस वाली सर्व संख्या में यहां माइनस आता है, और इसके बाद है आपकी a क्यूब माइनस के बी क्यूब, यानी a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपकी सर्व संख्या 8वीं हो गई। ठीक है, माइनस वाले में यहां तो माइनस रखना है, लेकिन दोस्तों ये सारे प्लस रहेंगे माइनस वाली में, और प्लस वाली में ये तो प्लस ही रहेगा, लेकिन दोस्तों यहां पर ए बी आपका माइनस में आएगा। एक सर्व संख्या है आपकी a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये बराबर होता है आपका a प्लस बी प्लस सी, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये होती है आपकी सर्व संख्या नंबर 9। ठीक, अब आपको दोस्तों यहां पर ये सारी सर्व संख्या हो गई। अब एक बात आपको याद रखनी है, वो 10वीं जो सर्व संख्या है ये है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यदि a प्लस बी प्लस सी का मान यदि 0 हो जाए, यहां पर ऊपर वाली जो सर्व संख्या है इसमें इसका मान 0 रख दिया a प्लस बी प्लस सी के स्थान पे, तो 0 का इससे गुणा कराएंगे तो 0 हो गया, ये वाला पूरा पोर्शन 0 हो गया। अब इस ए बी सी का उधर पक्षांतरण कर देंगे, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, यानी a प्लस ये सर्व संख्या आई कहां से, इसी से उत्पन्न हुई है। यदि यहां पर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाता है, तो दोस्तों आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो गया। अब दोस्तों इसका पक्षांतरण कर दीजिए, इसका पक्षांतरण कर दिया तो यहां पर प्लस के ए बी सी यानी 3abc हो गया। यहां पर एक बात आपको याद रखनी, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है, 3abc। ये दोस्तों आपकी सारी सर्व संख्याएं यहां पर कंप्लीट हो गई। ये है आपकी सर्व संख्याएं। दोस्तों ये सारी सर्व संख्याएं दिमाग में सेट होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आता है गुणनखंडों में वो यहीं से इनमें से बनता है। ऐसा नहीं है कि आज से सर्व संख्या पूछ लेगा, हो सकता है ये वाला जो सर्व संख्या है ये काफी इंपॉर्टेंट है। सर्व संख्या ही पूछना जरूरी नहीं होता है, लेकिन उसके ऊपर सवाल पूछना इंपॉर्टेंट बात ये होती है। ठीक है, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं इन सर्व संख्याओं पर आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे। हाँ, अब देखिए क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चंस लिखा हुआ है 9x स्क्वायर प्लस के 6xy प्लस के y स्क्वायर, इसके गुणनखंड करो। अब गुणनखंड के लिए देखिए यहां पर आपको क्या करना है, ये वाली जो संख्या है ये 3 का वर्ग है। किसका वर्ग है? तो यहां पर हम दोनों का वर्ग एक साथ लगा देंगे, क्योंकि 3 का वर्ग 9 हो गया और x का x स्क्वायर। अब दोस्तों आपको ये वाली जो संख्या है इसको भी कोष्टक में वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है साहब? वो याद कीजिए कि ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये प्लस है तो प्लस के 2ab,
यही तो सर्वसमिका है आपकी। तो ये सर्वसमिका है, तो यहां पर 2a के स्थान पर 3x और b के स्थान पर y। अब आप इनको कैलकुलेट करके देखिए यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। थोड़ा दिख कम रहा होगा आपको, इसको थोड़ा मैं बड़ा लिखता हूं। हाँ देखिए ये आपका y स्क्वायर है, यानी ये तो a हो गया दोस्तों। तो यहां पर 2a के स्थान पर 3x और v के स्थान पर y। अब इनका जब मल्टीप्लाई करके देखिए हो क्या। अब दोस्तों ये वाली जो सर्वसमिका है ये a स्क्वायर है, ये b 2ab है, ये आपका b स्क्वायर है। तो दोस्तों ये सर्वसमिका है आपकी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट यहां पर आपको 3x प्लस y का होल स्क्वायर, ये इसके गुणनखंड हो गए। ठीक, अब नेक्स्ट गुणनखंड की बात करते हैं। यहां पर देखिए जैसे 4y स्क्वायर माइनस के 4y प्लस के 1। अब दोस्तों यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, बीच वाले को छोड़ दो कुछ भी हो, लेकिन यहां देखना है आपको 2y है, ये 2y का होल स्क्वायर है, ये बीच में माइनस है, ये यहां पर 1 का स्क्वायर है। अब दोस्तों जब बीच में माइनस वाला आता है तो माइनस वाली सर्वसमिका हो गई ये a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के b स्क्वायर। बीच वाले से कोई लेना देना नहीं है, आपको इन दोनों को एक बार देख लेना है। अब दोस्तों ये माइनस वाली है तो यहां 2y माइनस के 1 का होल स्क्वायर, ये यहां पर सर्वसमिका हो गई। अगर दोस्तों आप मान के चलो फॉर्मूले याद नहीं है, जो बच्चे साइंस से हैं उनको शायद हो सकता है ये फॉर्मूले याद ना हो, लेकिन उनके लिए मैं बेस्ट तरीका बता देता हूं करना क्या है। इनके फैक्टर जैसे पूछता है, अब दोस्तों इस तरीके से जैसे इसके फैक्टर्स 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर आया, हो सकता है इसको ऐसे ना देके वो ऐसे दे दे 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि ये भी 2y माइनस 1 इस पर 2 बार गुणा है तो इसका मतलब 2 घात हो गई। अब दोस्तों यहां पर सीधा सीधा है इनका गुणा कर लेना, पहले का पहले से गुणा किया तो 2 दूना 4 y स्क्वायर बिल्कुल सही है, दूसरे का दूसरे से गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस 1। ठीक, अब दोस्तों यहां पर रही बात इसकी कि इसका गुणा पहले इसके साथ तो कर ही दिया, इसका इसके साथ कर दिया, इसके साथ कर लीजिए यानी माइनस के 2y हो गया। अब इसका इसके साथ कर लीजिए, माइनस का 2y ये हो गया यानी माइनस का 4y हो गया। गुणा करके दोनों का, अगर ऐसे आंसर दिया हुआ है तो दोनों का गुणा करके यहां पर हम इसको निकाल सकते हैं। दोनों जो गुणनखंड दिए हुए हैं उनका गुणा कर लेना और गुणा करके उसको देख लेना उसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ऐसे भी हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100। अब जैसे इसके गुणनखंड करने तो ये दोस्तों a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला यहां पर काम करेगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी, तो x माइनस बाई बटे 10, ये ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो इसको x माइनस बाई बटे 10 और x प्लस बाई बटे 10, ये इसके गुणनखंड हो गए। एक बार उसको प्लस में लिखना है और एक बार किस में लिखना है, माइनस में लिखना है। ठीक, और 4x स्क्वायर प्लस के 9y स्क्वायर प्लस के 16z स्क्वायर और प्लस के 12xy माइनस के 24yz माइनस के 16xz। अब दोस्तों देखिए ये यहां पर जो सर्वसमिका है वो क्या है, ये चीज आपको देखनी है। ये यहां पर किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है तो 2x का वर्ग लिख सकते हैं। इसको ये 9 3 का वर्ग है तो 3y का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये है आपका 4 का वर्ग तो 4z का। अब दोस्तों मैंने आपके लिए स्क्वायर वाली जो सर्वसमिका लिखाई थी वो एक ही थी, कौन सी, a प्लस बी प्लस सी लिखाई थी या नहीं लिखाई थी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसमें क्या आता है, 2ab आता है, 2bc आता है, 2ac आता है या नहीं आता है। आगे भी अगर आप देखना चाहते हो तो यहां पर 2ab कर लो, दोनों का गुणा कर दो, 2x और 3y। देखो 2 दूनी 2 तिया 6,
6xy और 2 से गुणा करेंगे 6xy का क्या होगा 12xy हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं 2x3y प्लस 2bc, ये c आपका 4z हो गया प्लस 2c और a के स्थान पे 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही आएगा। अब दोस्तों यहां पर रहा बात यहां पर माइनस और प्लस का। अब कौन सा माइनस है कौन सा प्लस है ये चीज हमें यहां से नहीं पता चलेगा। कैसे नहीं पता चलेगा, देखिए अब -2 का वर्ग भी 4 होता है, +2 का वर्ग भी 4 होता है या नहीं होता। तो यहां पर आपको अब हमें ना तो इसका पता कि यहां माइनस आएगा ना इसकी पता कि इसका माइनस, क्योंकि 4 का वर्ग भी +16 होता है, -4 का वर्ग भी +16। अब यहां से हमें पता चलेगा कौन सा प्लस लेना है कौन सा माइनस। अंतिम दोनों माइनस क्या रहे, अंतिम दोनों ये वाले माइनस क्या रहे। अब दोस्तों यहां देखना है अंतिम दोनों में कौन सा पद उभयनिष्ठ है, यानी अंतिम दोनों में 4z इसमें भी आ रहा है और 4z इसमें भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोनों अंतिम दोनों में 4z आ रहा है तो उसी को माइनस का कर देंगे, उसी की वजह से इसमें क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो दोस्तों यहां पर ये बात आपको याद रखनी है, ये माइनस कर दिया अब ये माइनस कर दिया, इतना सा है इसमें। यानी अंतिम दोनों माइनस हैं तो अंतिम दोनों में से कौन सा पद उभयनिष्ठ है, या 4z उभयनिष्ठ है तो 4z को माइनस कर देंगे। यदि प्रारंभ वाले दोनों नेगेटिव हो, प्रारंभ वाले दोनों नेगेटिव हो तो प्रारंभ वाले दोनों नेगेटिव में से दोनों उभयनिष्ठ कौन सा है, कॉमन कौन सा है 3y, तो 3y को यहां पर हम नेगेटिव दर्शा देंगे। यदि बात करता है इन दोनों की तो इन दोनों में से उभयनिष्ठ कौन सा है उसी को माइनस कर देंगे। ठीक, तो अब यहां पर हम देखते हैं इसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है इसका किसका प्रसार है, यानी ये जो प्रसार है वो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो यहां पर लिख देंगे दोस्तों a के स्थान पर ये, v के स्थान पर 3y माइनस के 4z का होल स्क्वायर। हो सकता है ऑप्शन में इस तरीके से ना देके 2 बार मल्टीप्लाई के रूप में इसको दे दे, समझ गए। तो कैसे भी दे दे, स्क्वायर में दे दे या दोनों का मल्टीप्लाई करके दे दे, बात दोनों की एक ही है। ठीक, तो ये यहां पर गुणनखंड हो गया। और भी गुणनखंडों की बात करते हैं, चलो एक दो और ले लेते हैं। 27y³ प्लस 125z³, इसके गुणनखंड की हम बात करते हैं। एक और ले लेते हैं यहां पर 64m³ माइनस 343n³। अब दोस्तों देखिए ये जो 27 है वो किसका घन होता है, 3 का घन होता है 27, 3 का घन होता है कितना 27। तो यहां पर 3y इस पूरे पे घन लगा दें क्योंकि 3 का घन 27 हो गया। अब दोस्तों इधर इसकी बात करते हैं 125 किसका घन है, 5 का घन होता है, 5 गुणा 5 गुणा 5 3 बार लिखेंगे तो 125 हो जाएगा, 5z का घन। अब इसके गुणनखंडों की हम बात करते हैं। ये वाला एक फॉर्मूला मैंने लिखाया था क्यूब वाला, जिसमें हमने क्यूब वाले घात आती है ना, उसके लिए मैंने आपको बताया था पहला और दूसरा प्लस और माइनस, प्लस में है तो प्लस रखना है। फिर दोस्तों a² यानी पहले का स्क्वायर, प्लस वाले में यहां माइनस आएगा और दोनों का गुणन। ये देखिए ये वाली जो सर्व संख्या है आपको भूल गए होंगे, AQ प्लस BQ अभी लिखाई थी मैंने a प्लस बी a² और माइनस के ab प्लस के b², ये थी। तो यहां पर ये पहला वाला तो हो गया, दूसरे वाले में a² माइनस के a के स्थान पर 3y, b के स्थान पर क्या लेंगे 5z प्लस के b² यानी 5z का स्क्वायर, ये हो गया। अब इनका 3y प्लस के 5z, इसमें तो कुछ नहीं होगा, इनको सॉल्व कर लो। 3 का वर्ग कितना हो गया 9y² माइनस 3 पंचे 15,
वाई जेड, और 5 का वर्ग हो गया 25 और जेड स्क्वायर। तो दोस्तों ये इसके गुणनखंड हो गए। इसी तरीके से ये इसके गुणनखंड आपको करने, ये माइनस वाला है तो माइनस वाले में यहां माइनस आएगा और यहां क्या आएगा, प्लस आएगा। ये बात ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये सवाल आपको खुद करना है। चलो एक आध सवाल और देख लेते हैं, सिंपल सा। अब दोस्तों हम बात करते हैं, एक सवाल और है गुणनखंडों वाला, उसको भी देख लेते हैं। 27x³ प्लस y³ प्लस z³ इसके गुणनखंड की बात करता है। तो दोस्तों यहां पर आपको इसको लिख सकते हैं 3x, क्योंकि 27 किसका घन होता है, 3 का, y³ प्लस z³। यहां हो गया 3, a के स्थान पे 3x, y और z। इसका फॉर्मूला लिखा है मैंने, क्या लगाया था दोस्तों, इसके लिए मैंने लिखाया था a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर a प्लस b प्लस c, और a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac। लिखाया था नहीं लिखाया था? तो यहां पर बस आपको a के स्थान पर इसको ले लेना है, b के स्थान पर इसको ले लेना है, और c के स्थान पर दोस्तों इसको लेके और इसमें मान रख देना है। तो a के स्थान पे 3x प्लस b के स्थान पे y और c के स्थान पे z। ठीक, a² तो 3x का स्क्वायर प्लस b² यानी y², c² z², ab यानी 3x और y, bc y और c का मान हो गया z, और ac हो गया 3x और z। तो ये यहां पर इसको थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से लिख देंगे। यहां ये वाला है वो आपका 3 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। बस ये हो गया आपका इसके गुणनखंड। ठीक, तो एक कैसा भी हो, आपकी जो सर्व समीकरणाएं हैं वहां से बहुपदों के गुणनखंड जो है वो मैंने लगभग सभी टाइप के गुणनखंड आपको बता दिए हैं। अब दोस्तों एक बात और याद रखना, यहां पर यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो क्या होता है, इसका मान 3abc के बराबर होता है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो लगभग आपकी जो शेषफल प्रमेय है वो भी आपकी कंप्लीट हो गई। शेषफल प्रमेय हो गई, यहां से बहुपदों के गुणनखंड हो गए आपके, और लगभग सारे टॉपिक, विभाजन एल्गोरिथम हो गई, और जो लगभग आपके सारे टॉपिक जो थे बहुपद में से वो आपके क्लियर हो गए। अब दोस्तों यहां पर बात कुछ बहुपद वाली नहीं है, यहां थोड़ा सा हमें गंभीर रूप से पढ़ने की जरूरत है। वीडियो काफी लंबा हो गया है, मैंने काफी शॉर्ट करने की कोशिश की, लेकिन समय लगता है क्योंकि 4-5 टॉपिक थे इसके अंदर। तो समय को देखते हुए, परीक्षा नजदीक है इसलिए अपना समय ज्यादा बर्बाद ना किए, और ये वीडियो देख के और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। यदि हमें आपके लिए इतना टाइम खर्च कर रहा हूं, मैं आपके लिए इतना टाइम दे रहा हूं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं मेरा ये जो टाइम है आपके लिए या मेरे लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।